सो आज जिस कंटेंट की बात करेंगे वो है वीडियो रिलायबिलिटी। वैसे तो रिलायबिलिटी जब हम कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट कर रहे होते हैं, जब किसी टेस्ट का निर्माण कर रहे होते हैं, तो हमें रिलायबिलिटी बहुत सारी चीज़ें चेक करते हैं, उसमें एक रिलायबिलिटी भी एक है। लेकिन मैं ये अलग से चैप्टर इसलिए लेकर आई हूँ ताकि आप रिलायबिलिटी के बारे में अच्छे से आप समझ सको। रिलायबिलिटी की ज़रूरत आपको टेस्ट बनाते समय या कोई टेस्ट को लेते समय हमेशा ज़रूरत पड़ेगी। और रिलायबिलिटी की ज़रूरत आपको तब भी पड़ेगी कि रिलायबिलिटी क्या है, कैसे चेक करते हैं, कैसे निकालते हैं। उसकी ज़रूरत आपको तब भी पड़ेगी जब आप एमएड में या एमए में डिसर्टेशन बना रहे होंगे या पीएचडी में रिसर्च कर रहे होंगे। तो इसे एक अच्छे तरीके से रिलायबिलिटी के बारे में समझ लीजिए। रिलायबिलिटी को वैसे तो सीधे सीधे शब्दों में कहूँ, कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स, यानी स्कोर्स में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मैं चेक करूँ किसी का टेस्ट पेपर तो वो सेम हो, कोई और चेक करे तो सेम हो, डिफरेंट कंडीशंस में मैं चेक करूँ तो भी वो सेम रहे। मतलब ऐसा ना हो कि एक मैं टेस्ट को मैं अगर चेक करूँ तो उसकी आंसर शीट में मैं तो उसको 50 में 40 नंबर दे रही हूँ, कोई और आ रहा है वो 50 में 10 मार्क्स दे रहा है, कोई और आ रहा है तो 50 में 50 में 49 मार्क्स दे रहा है। यानी बहुत गैप हो रहा है बीच में, यानी वो टेस्ट जो है वो रिलायबल नहीं है। तो जब भी हम किसी टेस्ट को बनाते हैं तो हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारा टेस्ट जो है वो रिलायबल होना चाहिए। इस संबंध में एक 1997 में एनेस्टेसी और अरबीना की एक डेफिनेशन है जो पूरी कंप्लीट रिलायबिलिटी को डिफाइन करती है, पूरी तरह से परिभाषित करती है। और उन्होंने क्या कहा है, कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी रिफर्स टू कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स। देखो, कंसिस्टेंसी रहे, इस मतलब रिलायबिलिटी का मतलब है कि स्कोर्स में कंसिस्टेंट नहीं होने चाहिए। अब वो स्कोर्स कौन से हैं? ऑब्टेन्ड बाय द सेम इंडिविजुअल, जिनको कि किसी मतलब जो आंसर शीट है वो हमने किसी स्टूडेंट्स की ली है, किसी से ली है, किसी स्टूडेंट्स की हम चेक कर रहे हैं। व्हेन री एग्जामिन्ड, जब उसको बार बार चेक किया जाए तो सेम नंबर आने चाहिए। विद टेस्ट ऑन डिफरेंट ओकेजन, चाहे वो जो टेस्ट है वो हम डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन पर दें। मान लीजिए आज दिया है, कुछ दिनों बाद फिर दें, तो नंबर जो उसके स्कोर है वो सेम होना चाहिए। और फिर डिफरेंट सेट्स ऑफ इक्विवेलेंट आइटम्स, या उससे मिलते जुलते इक्विवेलेंट आइटम्स को, उससे मिलते जुलते आइटम्स को, आइटम्स मतलब क्वेश्चंस। हम जब भी टीचर एजुकेशन वाले मेजरमेंट और इवेल्यूएशन की बात करते हैं तो हम क्वेश्चंस नहीं बोलते, हम आइटम्स बोलते हैं, है ना। तो हम आइटम्स डिफरेंट, उसके समान जो डिफरेंट आइटम्स हैं, वो आइटम्स अगर दिए जाएं, यानी डिफरेंट सेट्स बनाकर दिए जाएं और दोनों ही सेट्स को ऑपरेट किया जाए स्टूडेंट्स पर, और जब उनके मार्क्स को देखा जाए तो वो मार्क्स ऑलमोस्ट सेम हो, है ना, कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स हो। ये ना हो कि एक सेट में कुछ आ रहा है, एक सेट में कुछ आ रहा है। और अंडर अदर वेरिएबल एग्जामिन्स कंडीशंस, यानी या कोई और ऐसी टेस्ट करने की परिस्थिति हो, एग्जामिन परीक्षण करने की कंडीशन हो, दशा हो, जिसमें कि हम उस टेस्ट को ऑपरेट कर रहे हो, उसकी स्कोर शीट को चेक कर रहे हो। जब भी हम उसकी स्कोर शीट को चेक करें तो कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स रहना चाहिए। कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स रहेगा तभी वो टेस्ट जो है वो रिलायबल होगा। अब आप कहोगे कि कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर टेस्ट अगर विभिन्न कंडीशन में देंगे, जैसे मान लीजिए एक बार दिया फिर कुछ दिनों बाद फिर दे दिया, तो बच्चे का जो है वो स्कोर का यानी जो स्कोर्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। सो नहीं, चेंज नहीं होंगे। बच्चा अगर समझ लेता है तो वो एरर है अगर वो आ जाती है ना। अब इसको चेक करने के मेथड भी इसीलिए 4 तरीके के बताए गए हैं, उसको अभी मैं आगे डिस्कस करती हूँ। बहरहाल आप इतना समझिए कि किसी भी दशा में हम क्वेश्चंस को जब चेक करेंगे, आंसर शीट को जब चेक करेंगे, तो नंबर ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा गैप नहीं आना चाहिए, ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। अगर मैं चेक कर रही हूँ 10 आ जाए, दूसरा एग्जामिनर चेक कर रहा है 15 आ जाए, चलेगा। लेकिन मैं चेक कर रही हूँ तो 10 आ रहा है, दूसरा एग्जामिनर चेक कर रहा है तो 30 आ रहे हैं उसके स्कोर, तो ये रिलायबल नहीं है। अब देखो, रिलायबिलिटी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या कुछ कहिए कि कुछ पहचान होती है, जिसके आधार हम ये कहते हैं कि ये हमारा टेस्ट जो है या ये जो हमारा रिसर्च है वो रिलायबल है।
कैसे कि एक तो वो स्टेबिलिटी होती है उसके अंदर, यानी सिमिलर जो है वो रिजल्ट्स निकालते हैं। यानी आज अगर मैंने किसी टेस्ट को मेज़र को चेक किया, उसके टेस्ट को ऑपरेट करके जब उसको चेक किया, तो आज भी वही रिजल्ट है और कल भी वही रिजल्ट है। मतलब स्टेबिलिटी उसमें होती है, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी मतलब सिमिलैरिटी होती है, सेम चीज़ है सिमिलैरिटी और स्टेबिलिटी। प्रिडिक्टेबिलिटी मतलब आज जिस चीज़ को हम देख रहे हैं कल भी वही चीज़ आएगी, उस टेस्ट में वही चीज़ मिलेगी। एक्यूरेसी है, मतलब रिलायबल है और मतलब सही है वो, वो टेस्ट, क्योंकि उसमें एक्यूरेसी है। इक्विवेलेंस है, क्योंकि हम उसको यानी उसमें समानता है, यानी हम उसको अगर किसी के साथ कंपेयर करें या ये कहिए कि तुलना करें अगर हम किसी से, तो हम ये पाएंगे कि दोनों के रिजल्ट सेम है। यानी तब हम ये कह सकते हैं कि वो टेस्ट जो हमारा है वो रिलायबल है ना। डिपेंडेबिलिटी है, उस पर डिपेंडेबिलिटी मतलब हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। ये उठता है कि हम क्या करें कि जिससे हमारी जो है वो रिलायबिलिटी मेंटेन या रहे, या रिलायबिलिटी में हमारी वृद्धि हो जाए, है ना। मतलब हमारा रिलायबिलिटी, एक हमारा टेस्ट है वो रिलायबल रहे। तो उसके लिए दो चीज़ें हैं। एक तो क्या किया जाए कि हम जो है वो जो कंडीशंस हमें दी गई हैं मेजरमेंट करने के लिए, उसको हम स्टैंडर्डाइज कर लें, है ना। तो स्टैंडर्डाइज जो कंडीशंस जो जो दशाएं हैं उनको स्टैंडर्डाइज कर ले। स्टैंडर्डाइज कैसे होंगी? जो हमारी परिस्थितियां हैं कि हम बच्चों को मेंटल फटीग ना आने दें। जैसे हम एक बार ले रहे हैं, कुछ समय बाद फिर दूसरा वही टेस्ट दोबारा से ले रहे हैं, तभी तो हमें पता चलेगा कि टेस्ट रिलायबल है कि नहीं। तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हमें ये बात ध्यान रखें कि बच्चा बोर ना हो, दूसरा बच्चे को कोई मानसिक थकान ना हो। यानी जो कंडीशन है, जो बाहरी परिस्थितियां हैं, उनको हम अगर संभाल लें तो हमारा जो रिलायबिलिटी है वो हमारा मेंटेन रहेगी। मतलब हम ये कह पाएंगे कि हमारा जो टेस्ट है वो रिलायबल है, क्योंकि इसका फर्क पड़ जाएगा और फिर रिलायबिलिटी में अंतर आएगा तो आप बोलोगे कि टेस्ट जो है वो रिलायबल नहीं है ना। स्कोर में जब अंतर आएगा तो आप बोलोगे टेस्ट रिलायबल नहीं है। तो ये जो बाहरी परिस्थितियां हैं इनको संभालना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन ये है कि जो हमारा हमने जो इसमें डायरेक्शंस लिखी हैं, जो हमने डिज़ाइन किया है, उसको जो है वो हम यानी उसको हम स्टैंडर्डाइज बना लें, है ना। एक तो ये है कि हम कंडीशन को स्टैंडर्डाइज बना लें, और एक कंडीशन ये है कि हमने टेस्ट के अंदर जो है मतलब इंटरनल पार्ट पे हम उसको स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश करेंगे। अब वो कैसे होगा? वो इस तरह से कि जैसे हम, एक तो जो बना रहा है टेस्ट वो ट्रेन्ड पर्सन हो, उसको पता हो इस बात का कौन से जो क्वेश्चंस हैं उसको किस तरीके से करना है, कौन सा आइटम किस तरीके से रखना है ना। अब जैसे ये है, हम कहाँ रहते हैं, अब इसके आंसर कई तरीके के हो गए, है ना। पर्टिकुलर नहीं है, पिन पॉइंटेड नहीं है ये आइटम। हम भूमि पे रहते हैं, हम भारत में रहते हैं, हम पृथ्वी पे रहते हैं, है ना। तो यानी जो टीचर है जो बना रहा है उसका वो ट्रेंड होना चाहिए। दूसरा, सैंपल जो है वो बड़ा ले लो। सैंपल अगर आप बड़ा लोगे तो हमारी रिलायबिलिटी जो है वो एग्जैक्ट निकल कर आ जाएगी, तो हमें पता रहेगा कि क्या कमी है और उस कमी को फिर दूर किया जा सकता है। क्या है कि जब हम रिलायबिलिटी को निकालने के तरीके क्या हैं? रिलायबिलिटी को निकालने के वैसे तो तीन तरीके हैं। तो एक तो है एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी प्रोसीजर, इंटरनल कंसिस्टेंसी प्रोसीजर दूसरा, और तीसरा जो है वो इंटरेटर इंटरेटर कंसिस्टेंसी प्रोसीजर। लेकिन इंटरेटर कंसिस्टेंसी प्रोसीजर जो है वो बहुत कम आता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसके बारे में आप नॉलेज ले लीजिए। हो सकता है कंपटीशन के नेट के पेपर में ये आए, वैसे जनरली देखा नहीं गया है। एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी प्रोसीजर वो प्रोसीजर है कि जब हम दो यानी
दो इंडिपेंडेंट प्रोसेस के थ्रू जब हम डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, दो इंडिपेंडेंट प्रोसेस है उसके थ्रू हम डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, और दोनों जो डेटा हैं, जो दोनों प्रोसेस के थ्रू जो डाटा कलेक्ट हुआ है उन दोनों के बीच में जो हम फाइंडिंग जो फाइंडिंग है उसको जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं, है ना, तो वो हमारा जो कंपेयर करके जो रिजल्ट्स निकाल रहे होते हैं, तो वो ये जो हमारा प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है, वो हमारा एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी प्रोसीजर कहलाता है। अब इस एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी प्रोसीजर में दो तरीके आते हैं जिसके थ्रू हम रिलायबिलिटी को चेक कर सकते हैं। एक तो टेस्ट रीटेस्ट मेथड है, और एक है इसके बहुत सारे नाम है, अल्टरनेट मेथड है, इक्विवेलेंट मेथड है, या पैरेलल मेथड है, राइट। अब देखो, जो सबसे पहला जो मेथड है टेस्ट रीटेस्ट मेथड, तो इसमें क्या होता है कि एक ही ग्रुप होता है, एक ही सैंपल होता है और एक ही टेस्ट होता है, और हम उसको एक बार टेस्ट लेते हैं, एक बार उसका रीटेस्ट लेते हैं, और फिर उन दोनों की कंपेयर कर लेते हैं, है ना। अब किस समय क्या ले रहे हैं, यहीं से इसकी लिमिटेशंस बन जाती है। जैसे हमने एक बार टेस्ट लिया, और अगर हम उसको 10-15 मिनट बाद अगर रीटेस्ट ले रहे हैं, तो पक्का उसमें जो है वो मेमोरी इफेक्ट आ जाएगा, है ना। तो कुछ लिमिटेशंस हैं जिन पर कि हमें ध्यान देना होता है। अब मान लीजिए कि इसका इसको इसको जो हम तोड़ते हैं, इसका जो तोड़ है वो ये है कि अगर हम एक बार टेस्ट ले लें और उसके 2 हफ्ते बाद या महीने भर बाद दोबारा से टेस्ट लें, तो हमारा जो है वो लिमिटेशंस, तो जो हमारा जो ये मेमोरी वाला इफेक्ट है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो इस तरीके के जो लिमिटेशंस हैं वो इसके अंदर आते हैं, जिसको कि हमें दूर करना होता है। अब जब हम ये टेस्ट, एक बार टेस्ट से स्कोरिंग हुई, एक बार रीटेस्ट से स्कोरिंग हुई, और दोनों स्कोरिंग की कंपेयर कर लेते हैं। जैसे ही हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर किस तरीके से करते हैं, कोरिलेशन से। कोरिलेशन में कोई सा भी तरीका ले सकते हैं, हम एक्सपेरिमेंट भी ले सकते हैं, हम कर्ल पियर्सन भी ले सकते हैं। नॉर्मली ये कर्ल पियर्सन मेथड लेते हैं, और जब हमारा कोफिशिएंट आता है, तो कोफिशिएंट हमारा अगर 1 आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जनरली 1 से कम ही आता है। तो जब हमारा जो जिस तरीके से कोफिशिएंट आता है उस हिसाब से हमारी रिलायबिलिटी चेक हो जाती है। अब देखो, ये जो टेस्ट रीटेस्ट मेथड है इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, है ना। एक तो क्या है कि किसी भी तरीके की कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है इसमें टीचर्स के लिए। इजीली टेस्ट बनाया, टीचर ने, आई मीन जो रिसर्चर है या जो भी इस टेस्ट को बना रहा है, यानी टेस्ट बनाया और उसको ऑपरेट कर दिया, कुछ समय बाद फिर दोबारा से ऑपरेट कर दिया। दूसरा है कि ये इकोनॉमिकली जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं, इसमें खर्च कोई मतलब कम खर्चीला है। क्योंकि एक बार जो टेस्ट बनाया वो अगली बार ही वही टेस्ट चल जाता है, तो फिजिकल वर्क भी कम लगता है। हाँ, थोड़ा टाइम टेकिन है, क्योंकि एक बार जब हमने काम किया तो उन्हीं परिस्थितियों में फिर दोबारा से काम किया, तो ऐसा बोर्डम है, बट फिजिकल वर्क भी नहीं है इसमें, और इकोनॉमिकली भी लो है ये। देन इसके बाद जनरली यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग स्टेबिलिटी कोफिशिएंट। हम स्टेबिलिटी, ये इसकी एक खास बात है कि जब हम रिलायबिलिटी को यूज़ करते हैं तो ऐसे चीज़ों, ऐसे उसमें मतलब रिलायबिलिटी कोफिशिएंट हम ऐसे उस टेस्ट में निकालते हैं जो कि समय के साथ परिवर्तित नहीं होते, जैसे एप्टीट्यूड है ना, तो इंटेलिजेंस है, तो इनसे संबंधित अगर कोई टेस्ट है तो हम उसमें टेस्ट रीटेस्ट का मेथड यूज कर सकते हैं। फिर डिफरेंट डिफरेंट जो सिचुएशंस होती हैं उसमें वो आसानी से ये यूज हो जाता है। फिर कैन बी यूज्ड आफ्टर एन इंटरनल ऑफ मैनी डेज बिटवीन सक्सेसिव टाइम, यानी हम इसको जब यूज कर सकते हैं, हम इसको यूज कर सकते हैं कितने भी दिन का इंटरवल हो। एक सावधानी भी है कि जब हम इसको, या लिमिटेशंस भी कहिए, कि जब हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो इसका बेटर यूज़ तभी हो सकता है जब हम इससे मिलते जुलते जो एट्रीब्यूट्स हैं उनके उससे संबंधित टेस्ट की रिलायबिलिटी निकालें। जैसे एप्टीट्यूड, मैंने कहा एप्टीट्यूड के से अगर उससे संबंधित अगर कोई टेस्ट है तो हम उसका निकाल लें, तो हम उसका निकाल सकते हैं, क्योंकि एप्टीट्यूड जो है वो एक तरीके से स्टेबल
ट्रेट है ना, स्टेबल कोफिशिएंट ट्रेट है जिसको कि जो समय के साथ नहीं बदल रहा है। लेकिन अगर हम फ्लक्चुएशन ऑफ मूड्स या मूड्स के बारे या क्रिएटिविटी के बारे का से संबंधित कोई टेस्ट का की रिलायबिलिटी से निकाल रहे हैं, तो रिलायबिलिटी बहुत अच्छी इसमें नहीं आएगी, क्योंकि समय के साथ टेस्ट और रीटेस्ट है ना, एक ही टेस्ट को दोबारा से हम ऑपरेट कर रहे हैं। तो अगर इससे संबंधित ये टेस्ट है तो क्रिएटिविटी भी चेंज होती है और मूड भी चेंज होता रहता है, मूड में भी फ्लेक्सिबिलिटी है, मूड में भी चेंजेबल होता रहता है। तो जब हम टेस्ट रीटेस्ट मेथड को से रिलायबिलिटी निकालें तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो हमारा ऐसे ट्रेड्स को मेज़र कर रहा हो टेस्ट जो कि स्टेबल हो। अब भाई इसकी लिमिटेशंस पे भी बात कर लेते हैं। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे मोर टाइम टेकन मेथड है, यानी मैंने पहले भी कहा कि इकोनॉमिकली जहाँ ये बहुत अच्छा है, वहीं ये टाइम टेकन है। टाइम टेकन इसलिए है कि क्योंकि आप एक ही परिस्थिति में जब एक बार टेस्ट लेते हैं तो 2 महीने के बाद फिर दोबारा से उन्हीं परिस्थितियों में फिर टेस्ट लेने जा रहे होते हैं। टाइम से ज़्यादा बोरिंग है, उन्हीं परिस्थितियों में फिर दोबारा से वो टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो ये एक तरीके का टाइम टेकिंग है। अब इसी से कनेक्टेड इसकी लिमिटेशंस है कि जब हम एक टेस्ट को सैंपल पर, एक ही सैंपल पर एक बार अप्लाई किया फिर दोबारा से उसको रीअप्लाई करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे समय में ना तो हम उसकी फिजिकल कंडीशन देखते हैं और ना ही हम उसकी मेंटल कंडीशन देखते हैं, जबकि इसका इम्पैक्ट पड़ता है स्टूडेंट के या सब्जेक्ट्स के मार्क्स पर। तो ये इसकी एक लिमिटेशंस है, जिस आप ये जो लिमिटेशंस है, जो इसकी मेजर लिमिटेशन है, वो है कि जब हम एक ही टेस्ट सैंपल पर एक बार टेस्ट लेते हैं फिर रीटेस्ट लेते हैं तो कुछ इफेक्ट होते हैं जो इस पर प्रभाव डालते हैं, जैसे मेमोरी इफेक्ट है ना। अगर मान लो 2 हफ्ते बाद भी ले रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो बच्चा भूल गया हो, कोई ना कोई आइटम उसे जरूर याद रहता है ना सब्जेक्ट को। तो वो इम्पैक्ट डालता है उस चीज़ का, है ना। कैरी ओवर इफेक्ट है, प्रैक्टिस इफेक्ट है, तो ये कॉन्फिडेंस इफेक्ट है, ये इफेक्ट हैं। और देखा जाए तो टेस्ट रीटेस्ट मेथड के ये सबसे बड़े डिसएडवांटेजेस हैं, जिसकी वजह से, जिसको कि हम नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते, जिसकी वजह से कभी कभी जो है वो हमारा टेस्ट रीटेस्ट मेथड की रिलायबिलिटी कम होती है, लेकिन क्यों कम हुई हमें नहीं समझ में आता, है ना। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज और बड़ा वास्ट लिमिटेशन है। तो इसमें भी अगर मान लीजिए 1 हफ्ते बाद भी लिया, 2 हफ्ते बाद भी अगर हम लेते हैं, या तो हमने 10-15 मिनट बाद ले लिया तो ये मेमोरी इफेक्ट और ये सब आ जाता है। और अगर मान लीजिए हम 2 हफ्ते बाद भी लेते हैं तो इसका मैच्योर इफेक्ट होता है या ग्रोथ इफेक्ट होता है, तो ये सारे इफेक्ट पड़ने लगते हैं। अब मेमोरी, तो ये 2 चीज़ें हो गई, एक तो मेमोरी और दूसरा प्रैक्टिस। भाई एक बार टेस्ट लिया, दूसरी बार रीटेस्ट लिया, है ना। तो ये भी एरर को 100% जो रिलायबिलिटी है उसको, रिलायबिलिटी इंडेक्स को मतलब इफेक्ट तो डालते ही डालते हैं। तो ये लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से टेस्ट रीटेस्ट जो है वो कभी कभी सही रिजल्ट्स नहीं दे पाता। जो हमारा दूसरा है वो है अल्टरनेट या इक्विवेलेंट या फिर पैरेलल मेथड। है बिल्कुल टेस्ट रीटेस्ट मेथड से, बट मेथड की तरह से ही, लेकिन बस इसमें डिफरेंस क्या है कि हम टेस्ट रीटेस्ट मेथड में सेम टेस्ट को सेम जो सैम्पल सब्जेक्ट्स होते हैं या सेम ग्रुप जो होता है उस पे अप्लाई कर देते हैं। बट यहाँ पे ग्रुप या सैंपल या फिर सब्जेक्ट वो एक ही होगा, लेकिन जो टेस्ट होगा वो डिफरेंट होगा। यानी उसमें तो एक ही टेस्ट को पहले टेस्ट लिया फिर उसी टेस्ट को देके रीटेस्ट ले लिया, लेकिन यहाँ हम टेस्ट लेंगे एक बार, फिर उसी से मिलता जुलते दूसरे क्वेश्चंस बनाकर, दूसरे आइटम्स बनाकर, या उसको कहेंगे ऑल्टरनेट या पैरेलल फॉर्म, हम उसी सैंपल पर, उसी सब्जेक्ट्स पर अप्लाई करते हैं। फिर उसी तरह से उनका कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालते हैं और उसके आधार पर हम रिलायबिलिटी कोफिशिएंट निकाल लिया जाता है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस ये कि जनरली हम रिसर्चेस में इसी को ही अल्टरनेट या पैरेलल मेथड को ही यूज़ करते हैं रिलायबिलिटी निकालने के लिए, क्योंकि ये एक तो स्प्लिट हाफ से बेटर है,
आई मीन टेस्ट रीटेस्ट मेथड से बेटर है ये, क्योंकि टेस्ट रीटेस्ट में जो बहुत सारी कमियां आती हैं, जैसे टाइम का था, मेमोरी वाला मेमोरी इफ़ेक्ट था, बहुत सारी चीज़ें थी। तो उसको हम इसमें हम वो हमारी सारी नगण्य हो जाती है, वो सारी हमारी इसमें कोई मायने नहीं रखती। दूसरा बात, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे प्रैक्टिकली इसे एक ही टेस्ट बनाना और फिर उसी के ही ऑल्टरनेट में दूसरा टेस्ट बनाना बड़ा थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, कि आइटम भी सेम होने चाहिए, है ना। टाइम टेकिन है, ना केवल बनाने के लिए टाइम टेकिन है, बल्कि स्टूडेंट्स को भी के लिए भी टाइम टेकिन है, और जो रिसोर्स है उसके लिए भी एक बर्डन का काम करता है। तीसरा, जब हम इसको ऑपरेट करते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए अतिरिक्त भार होता है। हम इसको कभी कभी जो स्टूडेंट्स होता है वो कंफ्यूज भी हो जाता है, या कभी कभी हम ऐसा भी करते हैं कि एक ही तरह के एक ही पैटर्न पर दो पेपर एक साथ दे देते हैं, तो उसका भी इसमें असर पड़ता है। जैसा मैंने पहले बताया कि इनको कैलकुलेट, चाहे वो टेस्ट रीटेस्ट मेथड हो और चाहे वो पैरेलल मेथड हो, इनको निकालने का जो तरीका है वो कोरिलेशन से हम इसको निकालते हैं, कोफिशिएंट निकालते हैं, जिससे रिलायबिलिटी निकाली जाती है। हमेशा एक से कम होती है, और अगर एक रिलायबिलिटी कोफिशिएंट अगर इसका एक आता है तो रिलायबिलिटी आपकी बहुत अच्छी है, 100% है। बट जनरली रिलायबिलिटी कोफिशिएंट एक से कम ही आता है। तो कोरिलेट से करके दो तरीके से हम निकालते हैं कोरिलेशन के थ्रू, या तो कर्ल पियर्सन मेथड यूज़ करते हैं या स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड यूज़ करते हैं। जनरली हम कर्ल पियर्सन मेथड यूज़ करते हैं, क्योंकि अम, अब कर्ल पियर्सन मेथड का फॉर्मूला क्या है? आर से पहली बात हम रिलायबिलिटी कोफिशिएंट को या कोरिलेशन को डिनोट करते हैं, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन अंडर रूट एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। जहाँ ये सब टर्म्स क्या है उसके बारे में मैंने लिख दिया है। इससे संबंधित हम क्वेश्चंस मैं किसी और वीडियो में दिखाऊंगी। इसके बाद स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड से भी हम निकाल सकते हैं, जिसमें कि R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 ट्रिक के फॉर्म में, या कितनी जल्दी हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्पीयरमैन से, ये मैंने अपने एक वीडियो में दिखाया है। अब मेरे पिछले वीडियो में जाके देखिएगा, जिसमें कि मैंने कैलकुलेट करके दिखाया है कि ट्रिकी वे में हम स्पीयरमैन से कोरिलेशन कोफिशिएंट किस तरह से निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स, रिलायबिलिटी जनरली मैं अपनी क्लास में पूरा एक हफ्ता लेती थी, और उसके थ्रू रिलायबिलिटी कंप्लीट होती थी। वीडियो में बहुत सारी बातों को स्किप करना पड़ता है, फिर भी मैंने कोशिश की है कि आपका एक पार्ट रिलायबिलिटी का निकाल दिया जाए। एक्सटर्नल का मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है, इंटरनल का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हो सकता है इंटरनल मुझे इंटरनल रिलायबिलिटी निकालने का जो तरीके हैं उनको मुझे 2 पार्ट्स में करना पड़े। वीडियो अगर पसंद आई हो और समझ आया हो, मैंने मेन चीज़ें डाली हैं, क्योंकि सब कुछ सारी चीज़ें वीडियो में डालनी असंभव थी। 45 मिनट का क्लास और कहाँ वीडियो में पूरा रिलायबिलिटी का एक पार्ट समझाना बहुत थोड़ा-सा मुश्किल लगता है। मेन पार्ट जो कंप्लीशन के लिए ज़रूरी है, वो मैंने आपके में डाल दिया ताकि आपको समझ आए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।